सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, इंतख़ाबात की तारीख का अभी ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन एक तारीख सुनने में आ रही है और वो है जनाब 28 जनवरी 2024। और ये कहा जा रहा है कि जनाब इंतख़ाबात उसी तारीख को होंगे, क्योंकि ये कहा गया था कि जनवरी के आखिर में या फरवरी में किसी भी दिन इंतख़ाबात किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ हल्के ऐसे भी हैं जहां पर खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो वही बात कहते हैं कि जनाब फिलहाल इंतख़ाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आज से 3 महीने पहले तक इत्तेहादी थे। 16 महीने की जो हुकूमत थी, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बात कहा करते थे कि शहबाज शरीफ नून लीग के वजीर आजम कम बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आजम ज्यादा है। लेकिन आज ऐसा देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल नून लीग पर एक तरीके से इल्जामात ये लगाए जाते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। और अक्सर और बेशतर उनसे कहते हैं कि अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है तो इसका रेलेवेंट फोरम शिकायत करने का या तो इलेक्शन कमीशन है या फिर निगरान हुकूमत है। लेकिन फिर वो जुमाइन अंदाज में कह देते हैं नहीं जनाब, नून लीग को अकोमोडेट किया जा रहा है, नून लीग के लिए साजगार माहौल बनाया जा रहा है और इस वजह से हमें साजगार माहौल नहीं दिया जा रहा। नवाज शरीफ साहब के वतन वापस आने के बाद सियासी मंजरनामे में काफी ज्यादा तब्दीली देखने में आ रही है। अब अगले हफ्ते से मुस्लिम लीग नून बाकायदा से इलेक्शन मुहिम का आगाज करने जा रही है। जावेद लतीफ साहब का इस हवाले से क्या कहना है, जरा ये गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आज जोर पर यह बात कह रहा हूं कि नवाज शरीफ के हाथ पांव बांधे बगैर जिस मर्जी पहलवान को आप अखाड़े में उतार लो, जो जो उतारना चाहता है, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। हमने अपने पर होने वाले मजालिम तो बुला दिए और हर दफा बुलाए। हमने तो वेंटिलेटर पर पड़ी मईशत को देखते हुए हमने वो जिक्र भी ना किया। हमने कहा ये अदारों का काम है। अच्छा, एक जानिब तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से बयानात आ रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी जो इत्तेहादी जमात थी 16 महीने की हुकूमत की, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात थी, उनकी जानिब से एक इस तरह के बयानात निकलकर सामने आ रहे हैं कि लग ऐसा नहीं रहा है कि अब से 3 महीने पहले तक ये दोनों बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान में हुकूमत कर रही थी और इत्तेहादी थी और शीरो शकर थी। खुर्शीद शाह साहब ने इस हवाले से कई सवालात उठाए हैं, जरा उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ें। मैं आ गया हूं और अब इलेक्शन अनाउंस करो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल इलेक्शन की बात कर रही है और बात करना गलत भी नहीं है जनाब। 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं और इस हवाले से समात भी चल रही थी, उस हवाले से भी बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन जब उनसे बात की जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से कि भाई 3 महीने पहले तक तो आपकी हुकूमत थी, आप इत्तेहादी थे, आपके वजीर खारजा उसमें थे, कैबिनेट मेंबर्स आपके थे, तो फिर अब आप मुस्लिम लीग नून पर इतने संगीन इल्जाम क्यों लगाते हो? और फिर महंगाई में इजाफा, डॉलर की कीमतों में इजाफा, बेरोजगारी में इजाफा, मुल्क की मईशत जिस तरह से जबूहाली का शिकार हुई, उसमें कहीं ना कहीं आप भी तो जिम्मेदार होंगे ना। तो उस पर खुर्शीद शाह साहब ने अपनी 16 महीने की हुकूमत में इत्तेहादी होने पर माफी भी मांगी है। क्या कहना था उनका, सुनिए। एक बड़ा संगीन किस्म का बयान खुर्शीद शाह साहब ने दिया है। लेकिन क्या पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी पोजीशन में है कि वो वोट हासिल कर सके? अगर माजी में देखा जाए तो 2018 में भी पंजाब में पीपल्स पार्टी की ज्यादा सीटें नहीं थी। 2013 के इलेक्शंस की बात की जाए तो वहां पर भी उससे ज्यादा उनकी सीटें नजर नहीं आ रही। 2008 में कुछ सीटें मिली थी, लेकिन 2008 में भी शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में हुकूमत बनाई थी और वजीर आला पंजाब थे। लेकिन आज फिर क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात का तकाजा करती है कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है? अब जनाब एक और पार्टी जिसका काम है पाकिस्तान पार्टी, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा शामिल हो गए। आज उन्होंने जलसा किया। इस जलसे में खिताब करते हुए उन्होंने अपना मंशूर आवाम के सामने रखा। 300 यूनिट जो भी यूज करेगा बिजली वो फ्री यूज दी जाएगी। इसके अलावा दीगर उन्होंने ऐलानात किए। अलीम खान साहब का क्या कहना था वो भी सुनिए। अभी जनाब सियासी मामलात हो गए, लेकिन एक अदालती मामलात का भी जिक्र करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए तरमीम पर फैसले के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील की समात के लिए मुकर्रर हो गई है और गालिबन मंगल से इस केस की समात होगी और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच है जो कि इस अहम केस की समात करेगा। इस पर जरा मजीद बात करेंगे। जहांगीर जदून साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। जहांगीर साहब ये बताइएगा, मंगल से इस केस की समात का आगाज होने जा रहा है। नैब तरामीम के हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है
आपकी नजर में ये समात के अंदर कोई खास चीज निकल कर आएगी? देखें, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है 2023 वाला, जब सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया, सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को एक्सेप्ट किया, तो उसमें जो सेक्शन 5 था उसमें राइट ऑफ अपील जो है वो दिया गया उन लोगों को, उन अशखास को जो 184(3) में आते हैं डायरेक्ट, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कोई और शख्स हो। तो ये पहला केस जा रहा है जो इसमें इंटर कोर्ट अपील का केस सुनेगा एक लार्जर बेंच, क्योंकि वो 3 मेंबर बेंच था और ये अभी 5 मेंबर अपील सुनेंगे। तो अभी देखते हैं, अभी डेट फिक्स हो गई है ट्यूसडे को, तो जब अपील सुनेंगे तो फिर पता चलेगा। ये जो नैब तरमीम थी, इसको कलअदम करार दिया गया था। इसके अंदर बड़ी दिलचस्प किस्म की बात थी कि 50 करोड़ से कम मालियत के करप्शन के जो केसेस होंगे वो नैब नहीं सुन सकेगा माजरत। फिर उसको दोबारा से फिर बारे सबूत के हवाले से बात की गई थी कि बारे सबूत मुलजिम पर होगा, अगर उस पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा तो उसी को सारी चीज़ें क्लैरिफाई करनी होंगी। इस हवाले से कुछ बताइए सर। ये देखें ना, नैब की जो बेसिक लॉ था 1999 में नैब ऑर्डिनेंस आया, फिर उसके बाद जो पहला केस किया वो फन यार वाली केस PRD 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 607। तो इसमें फिर उन्होंने कहा जी राइट ऑफ बेल तो ट्रायल कोर्ट के पास नहीं है, फिर हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन पावर में जो सेक्शन में राइट ऑफ बेल दिया गया, तो लिबर्टी किसी बंदे की अगर करटेल करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जुरिडिक्शन में देखती है। तो फिर अभी इस लॉ के अंदर जो ट्रायल कोर्ट थी उसको राइट ऑफ जो है वो अपील राइट ऑफ बेल जो है वो दोबारा दे दी गया कि ट्रायल कोर्ट जो है अभी किसी नैब के मुलजिम की बेल ले सकेगी। उसके बाद इसके एक पहले तो सर ये था ना कि 3 महीने के अंदर तक आप बेल ले ही नहीं सकते ना, 3 महीने तक तो आपने रिमांड में रहना है। आपने पहला जो केस था इसको खत्म कर दिया गया था ना, इसको तो 90 दिन का रिमांड था, फिर 90 दिन का खत्म करके एक आर्टिस्ट है, फिर 15 दिन का किया, 15 दिन से दोबारा एक एक्ट बना, वो अभी जो फिलहाल जो कानून चल रहा है उसमें 30 दिन का रिमांड है, क्योंकि नैब का बंदा अरेस्ट होता है तो नैब मैक्सिमम 30 दिन अपने पास रख सकती है। तो इस कानून में एक तो ब्यूरोक्रेट्स जो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस थे उनको निकाला गया कि उनकी वजह के जी जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है या डेवलपमेंट कॉम्स हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, वो रुक जाया करती थी। वो इवन फेडरल सेक्रेटरी जो होते हैं या एडिशनल फेडरल सेक्रेटरी जो होते हैं तो वो काम नहीं करते थे। ये इसमें देखें नैब के अंदर मैं अभी बताता चलूँ आपको, बेशतर तरमीम जो है वो PTI ने प्रपोज की थी, क्योंकि जब उनका 3.5 साल दौरे हुकूमत रहा है तो उसमें उनको बड़ी प्रॉब्लम पेश आया है कि नैब के डर से कोई बंदा काम करने के तैयार नहीं था। तो बाकी भी आपके सामने शाहिद खान अब्बासी की स्टेटमेंट है, बाकी भी तो कई लोग जो हैं वो नैब को चाहते हैं कि नैब का इदारा सिरे से रही ना, इसका वजूद ही ना हो। उसकी वजूहत बहुत हैं। नहीं, क्योंकि सर नवाज शरीफ साहब के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बनाए गए, पीपल्स पार्टी के दौर में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस बनाए गए, तहरीक इंसाफ का जब दौर था तब वो एक आध कहते थे भाई हमने तो केसेस बनाए नहीं है, केसेस तो इन्होंने अपने खिलाफ बनाए हैं। और अब जब दोबारा से 16 महीने की हुकूमत आई थी तो फिर इन्होंने इस बात को कहा था कि जनाब ये तरमीम होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, इसके अलावा दीगर लोग सब तो नैबज़दा से। सर ये मैं आपको बताने वाला था, आपने पहले बता दिया। अच्छा सॉरी सर। ये देखिए ना, नैब का जो भी ये बना है, नैब ऑर्डिनेंस के तहत जो इंस्टीट्यूशन एक बना है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, इसके अंदर जब से बना है ना तो इसको मोस्टली 90% जो है वो पॉलिटिकल विच हंटिंग, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता रहा है। और से इदारा आपको होता है मार्शल उसके मुशर्रफ के दौर में बना, फिर उसके बाद जो अमेंडमेंट भी हुई तो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे के लिए, दूसरे के तीसरे के लिए, नैब को बेसिकली चलाता पीछे से कोई और है। नैब के अंदर अपनी जो है कैपेसिटी भी नहीं है ना, वो बस किसी कहने पे चलता है, एक के खिलाफ केस बना दो, उसको बाहर निकालो, दूसरे के खिलाफ केस बना दो। तो इसका जो ट्रांसपेरेंट, ओपन एंड जो है ना वाज़े तौर पे अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी अभी तक नैब नहीं कर सका। कभी आप देखते हैं PTI के केसेस दब जाते हैं, कभी अब एक ऐसा ज़माना था कि हर एक दिन ऐलान करते थे PTI के वज़ीर आज़म, मिनिस्टर, कल ये फ़लान को अरेस्ट होने वाला है, परसों फ़लान होने वाला है। फिर आपने देखा मुतअद्दिद लीडर जो है वो जेल के अंदर गए, किसी ने साल लगाए, किसी ने 7 महीने, किसी ने 1.5 साल, किसी ने 2 साल, और आखिर में कुछ भी नहीं निकला। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, इसको विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, इसके अंदर लोगों की डेथ सेल इसको बनाया गया, कई लोगों की हथकड़ियों में डेथ हो गई, तो इसमें रिकवरी कोई नहीं हुई। इवन ब्रॉड शीट जो केस था उसके अंदर नैब को पैसे देने पड़ गए,
कि इन्होंने अकाउंट वेरीफाई कराने के लिए एजेंसी हायर की, उन्होंने फिर इन पे दावा किया कि जी आपने हमें हायर किया और आप मुझे पैसे दें, एजेंसी को पैसे दें। तो नैब की ये पोजीशन है। और आज दिन तक किसी भी सियासी ये तो तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ था ना, वो शहजाद अकबर साहब ने किया था ना, जिसको आज एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे। आज दिन तक किसी सियासी बंदे से एक पैनी भी इन्होंने रिकवर नहीं की। सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होता है कि बस 2-4 साल 2 साल के लिए एक अंदर कर दो, दूसरे को छोड़ दो। तो अदारा जो है नैब का ये तजब्जब का शिकार रहा है। और स्पेशली पिछले जब जावेद इकबाल साहब चेयरमैन थे तो नैब का कोई असर नहीं था। नैब बिल्कुल जो है ना 100%। बट सर ये 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत थी, इसमें कुछ तरामीम लेकर आया, फिर साबिक चीफ जस्टिस ने जाते जाते आखिरी रोज इन तमाम तरामीम को कलअदम करार दे दिया गया था। अब वैसे देखा जाए पूरे सियासी सर्कल के मंजरनामे में देखा जाए, जो तरमीम 16 महीने की हुकूमत ने की थी, अब वही वाली बात के 90 रोज के लिए रिमांड में जाते हैं, तो इस तरह तो तहरीक इंसाफ के सरबरा को सबसे ज्यादा फायदा हुआ नैब की तरमीम के हवाले से। जी जी, ये मैंने 12 चैनलों में कहा है कि सबसे जो पहला बेनिफिशियल है इस अमेंडमेंट का वो इमरान खान है। और इमरान खान को कोर्ट के अंदर जजों ने कन्फ्रंट किया कि जी आप इससे बेनिफिट भी लेना चाहते हैं और आगे आप सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे इस लॉ के खिलाफ। तो ये देखें ना, इनकी ये डुअल पॉलिसी जो है वो नहीं है। अभी 90 दिन के अंदर रिमांड ले, उसके अंदर बेल ही नहीं होती, बड़े प्रॉब्लम आते हैं। तो ये लॉ को मैं ये नहीं चाहता कि ये रिपील हो या एक्सेप्ट। लॉ बेसिकली मेरिट पे ट्रांसपेरेंटली यूज़ ही नहीं हो रहा। जो लॉ मेरिट पे यूज़ नहीं हो रहा तो उसके अंदर जो इन्होंने खुद भी तरमीम जो है प्रपोज की थी पीटीआई ने, तो इनको मेरे ख्याल में इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि अगर उसको होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस को उसके प्रीव्यू से निकालते हैं ताकि ब्यूरोक्रेसी काम कर सके। लेकिन अगर करप्शन ख़त्म करनी है ना तो उसके लिए दायरे पावर पहले भी मौजूद थे, लेकिन उनके अंदर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। या तो हमारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी का ऐसा अदारा हो जो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करे इररिस्पेक्टिव ऑफ द। सर ये तो बनाया इसीलिए गया था ना, नीयत तो यही थी ना इसकी, ये तो नहीं बनाया गया था कि सियासी मुखालिफ बनाने की नीयत ही गलत थी। अच्छा, जब मुशर्रफ ने बनाया तो इसका मकसद ये था कि पॉलिटिकल लोगों को अंदर जेलों के सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करना, सियासी, और जो लोग उनकी लाइन को, उनकी पॉलिटिकल फिलासफी को एक्सेप्ट करें तो उनको फिर केस जो है ख़त्म कर दिए जाते थे। तो शुरू से इसका बेस ही गलत बना है और आज दिन तक पिछले 23 साल हो गए हैं ये गलत ही इस्तेमाल होता रहा है नैब का। जहांगीर साहब, इसमें जो तरमीम की गई थी आपकी नज़र में वो दुरुस्त थी? बारे सबूत जिस पर इल्ज़ाम लगा रहा है उसी को साबित करना है कि जनाब मुझ पे जो इल्ज़ाम लग रहा है वो गलत है, वो सही नहीं है? जो इल्ज़ाम लगा रहा है या उसको साबित करना चाहिए कि जनाब आप पर ये इल्ज़ाम लगा रहा हूं, उसके एविडेंसेस ये मौजूद है और इस एविडेंसेस की बुनियाद पर मैं जहांगीर साहब पर इल्ज़ाम लगा रहा हूं। अब जहांगीर साहब अपनी सफाई पेश करें, लेकिन इसमें ये सारा मामला होता था कि बारे सबूत तो मुल्जिम पर हो जाता था। इसमें देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जजमेंट भी आ चुकी हैं कि प्राइमा फेशियाई जो पहला बर्डन है वो तो प्रोसिक्यूशन ने डिस्चार्ज करना है कि प्राइमा फेशियाई जी की एक मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसकी सैलरी जो है वो 2 लाख है और वो 1 करोड़ 50 लाख की लग्जरी में रह रहा है। तो पहला बात, उसके बाद जो है ना उस बंदे ने साबित करना है कि ये नैब ने प्राइमा फेशियाई केस दे दिया। अब आप साबित करें कि आपके पास ये चीज़ें आई हैं कहाँ से आई हैं। ठीक है, उन्होंने डिटरमिन कर लिया है जी कि ये इसकी सैलरी थी 2 लाख और ये 50 लाख के एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवलिंग है, बच्चों की पढ़ाई है, लग्जरीज है, होटलों में रहना है। तो ये मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये वाले सामने डॉक्यूमेंट है जी। अब फिर बंदे ने साबित करना है कि ये एक्स्ट्रा पैसा है ये आपने कहाँ से कमाया है। ये एसेट बिहाइंड मीन का केस है। अदरवाइज जो करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग का, तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट जो 2010 का उसके अंदर कैटेगरी के लिखा गया है कि जब तक आप ये साबित न करें कि जो मनी इसने लॉन्डर की है वो क्राइम का पैसा है, उस वक्त तक वो केस एप्लीकेबल ही नहीं है। इस तरह नैब के अंदर भी करप्शन का पैसा जो उसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन है, तो वो आपको साबित करना पड़ेगा, वो प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा कि इसने करप्शन कहाँ पे की है, किस तरह की है। ठीक है सर, महमूद मौलवी साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, उनको भी जरा शामिल है। महमूद मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, इंतखाबी मुहिम का, बाकायदा इलेक्शन मुहिम का आगाज हो चुका है। आज बड़ा अच्छा जलसा कर दिया आप लोगों ने, अब मंशूर भी पेश कर दिया, कैसा रिएक्शन था सर? अल्लाह का बड़ी फजल है कि बहुत अच्छा रिएक्शन था। और जो लोग कहते थे कि आईपीपी जलसा नहीं कर रही, आईपीपी जलसा नहीं कर रही, हमने तो पीएमएल-एन से पहले जलसा शुरू कर दिया। उन्होंने तो एक किया ना, और आप ये देखें हमारे तो अभी इस महीने में 8 जलसे हैं। जी जी, अच्छा सर, तो ये जो जलसे के अंदर अलीम खान साहब की जो मैं गुफ्तगू अभी सुन रहा था, उससे तासुर ये लग रहा था कि आप लोग शायद नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, काफी पहले ये तासुर भी दिया जा रहा था कि कहीं ना कहीं आप लोग इत्तेहादी बन सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के अलावा पंजाब में और कौन सी बड़ी जमात आपको लग रहा है जो आपको टफ टाइम दे सकती है?
देखिए सारी जमातें हमको टफ टाइम देंगी। उसकी वजह ये कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम अपने मंशूर पे लड़ेंगे ना। हम अपने इलेक्शन सिंबल्स पे लड़ रहे हैं सर, हम अपने इंतखाबी निशान पे लड़ रहे हैं। बिल्कुल वो लड़ेंगे जो है अपने इंतखाबी निशान पे, तो जो आवाम फैसला करेगी हम। सर टारगेट ऑडियंस होती है ना, आप किसको टारगेट कर रहे हैं, ये भी सवाल पैदा होता है। अब जैसे कराची के अंदर की मैं आपको बात करूं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जितने वोटर्स थे वो ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ गए थे 2018 की। अगर मैं इलेक्शंस की बात करूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स इतने ज्यादा नहीं टूट सके थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर्स पंजाब में हैं ज्यादा? नहीं, मेरे ख्याल से देखें पंजाब में जो है ना PMLN जो है वो जो है काफी एक्टिव है, और हमारा कंपटीशन जो नजर आ रहा है इस वक्त वो PMLN से होगा। उसकी वजह है कि पीपल्स पार्टी तो पंजाब में नजर ही नहीं आ रही। तो वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है? देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम किया हुआ, ये क्यों नहीं कह देते कि हमें एस्टेब्लिशमेंट बैकिंग कर दे। मैं तो यही कहता हूँ ना लोगों से, खुदारा ओपनली आके कहे कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहिए, हमें एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग चाहिए। या फील्ड मिल रही है, खेलना नहीं आ रहा है, ये वाली बात भी हो सकती है ना सर। जैसे ग्राउंड होता है, खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे होते हैं, फिर कहते हैं जनाब साजगार माहौल नहीं था खेलने के लिए। देखिए साजगार माहौल आप किसको कहते हैं? इलेक्शन होंगे हमेशा एज पर कल्चरल एंड नॉर्मल प्रैक्टिस। ये देखे ना, कोई पाकिस्तान में कोई अजूबा नहीं चीज होगा। इतने सदियों से जो इलेक्शन होते रहे वैसे ही होंगे। जब 2018 में हुए, जब जो है PTI को एक्सेप्टेबल था, अब जो एक्सेप्टेबल नहीं है। 2013 के जो है वो नवाज पीपल्स पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं थे। हर दौर में किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। जो अभी 2023 में होंगे वो बहुत से लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। और वो बहुत से लोग आपकी नजर में कौन कौन हो सकते हैं? तो फिलहाल पीपल्स पार्टी जैसे खुर्शीद शाह साहब का बयान वाज़ेह तौर पर ये बात बयान कर रहा है वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब एक तरीके से माहौल बनाया जा रहा है एक पार्टी के लिए। आपको भी लग रहा है ऐसा, क्योंकि आप भी तो उनके कॉम्पिटिटर ही हुए ना एक तरीके से? माहौल क्या बनाया जा रहा है इसमें? माहौल क्या बनाना है ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। देखें एक चीज है, जो पार्टीज हारती है बदकिस्मती में या उनको जो है जीत नजर नहीं आती तो वो ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। मेरा कहना यह है कि देखें जो फैसला आएगा इलेक्शन का हमें तो कबूल है, चाहे हम जीते या हारे। 28 तारीख की आवाज आ तो रही है, 28 जनवरी की। लग रहा है आपको यही तारीख हो सकती है? मुझे अगर आप मुझसे जाती तौर पर पूछेंगे तो मुझे तो इलेक्शन ही नजर नहीं आ रहे। वो क्यों? मैं चले जाती तौर पर आप उसकी वजूहात भी पूछ लेता हूँ। देखिए वजूहात बहुत सी चीजों की नहीं होती। अब आप मुझे पूछे कि सूरज जो है सुबह क्यों निकलता है, कुदरत का निजाम है सर। मैं तो आपको जवाब दूंगा, उसका कुदरत का निजाम है, निकलता है। तो देखिए कुदरत का निजाम है इलेक्शन है ना। मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त जो अगर आप देखें जिस हालात में चल रहे हैं, इकोनॉमिक हालात को देखें और ये सोच रहे हैं KPK बैंकरप्ट हो रही है, उसके इकोनॉमिक हालात है। दूसरी चीज ये है कि दुश्मन जो है बाउंड्रीज पे खड़े हैं, वहां पे इन चीजों का मेरा अपना जाती राय है कि इलेक्शन नहीं होगी। सर KPK आपने जिक्र किया है, कुछ एक ग्रैंड अलायंस बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? मतलब मौलाना फजल रहमान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुलाकात की। यकीन करें मेरे लिए ये सबसे बड़ी खबर थी इस साल की। देखिए मौलाना फजल रहमान की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ कि आप ये देखें जो लोग उनको डीजल कहते थे आज उनके दर पे खड़े हैं, आज उनको जमजम का पानी कहेंगे। देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि ये लोग तो आप देखें ना कि ये लोग जो कहते थे उसकी मजाक उड़ाते थे हंस हंस के अपने जलसों में। आप भी थे सर उन लोगों में, अब आपने पार्टी अलग कर ली है, लेकिन सर आप भी तो उन्हीं लोगों में शुमार हो रहे थे ना। नहीं देखिए एक बात देखिए, हम तो लीडर देखें जहाँ जो हेड है ना हम उनकी बात करते हैं ना, क्योंकि किसी भी पार्टी में डेमोक्रेसी तो है नहीं। पार्टीज में तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो मैं कहता हूँ कि मुल्क में क्यों नहीं लेके आते प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जब किसी पार्टी में जमहूरियत तो है नहीं। जो बादशाह सलामत जिस पार्टी का कहे वैसे ही कर रहा है, तो यहाँ पे भी जो मुल्क में भी वही लेके आ जाए। तो सर फिर बन रहा है कुछ ग्रैंड अलायंस बन रहा है, लग रहा है आपको इस मुलाकात के बाद? चले वो तो इसका पस मंजर क्या है वो तो एक अलग बात तो मैंने ये भी सुना है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है इमरान खान से मिलना जाना चाह रहे हैं। सर ये कहाँ सुना है आपने?
ये मैं आपको लेटेस्ट यही है। ये आपने सुना, ये खबर दे रहा है, ये बताएं। ये मैं आपको, आप सुना भी क्या, खबर भी सुन गए कि वो भी उनसे मिलने जा रहे हैं। अच्छा, ये ब्रेकिंग न्यूज ये होगा कि जी अगर आप मुझे बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब अगर इमरान खान से जेल में मिलने जाएं और इमरान खान साहब उनको गले लगा के कहें बेटा हम दोनों मिलके अभी जो है। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बताया शहबाज शरीफ साहब के लिए भी बात बोली थी कि शहबाज शरीफ साहब नून लीग के वजीर आजम नहीं है, ज्यादा हमारे वजीर आजम ज्यादा है। तो सियासत में तो हरफ आखिर तो कुछ भी नहीं होता सर। देखिए सियासत में तो हरफ आखिर कुछ नहीं होता है। जब इंसान पावर हंग्री होता है ना तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। चले, थैंक यू सो मच जनाब, हमारे साथ मौजूद थे जहांगीर जद्दून साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद चीजों पर बात करेंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और साबिक वज़ीर आला पंजाब दोस्त मोहम्मद कौसर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, नून लीग में भी रह चुके हैं। उनसे ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही दस्तों गिरेबा होते चले जा रहे हैं। दस्तों गिरेबा वैसे थोड़ा सख्त वर्ड है, नोक झोंक उनके दरमियान ज़्यादा चल रही है। पीपल्स पार्टी मुस्तकिल इल्ज़ाम लगा रही है कि भाई हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। 3 महीने से पहले तक दोनों के दरमियान शीरो शकर वाले मामला थे। दोनों इस तरह से गुफ्तगू करते थे कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते थे कि भाई शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि भाई हमने सारा बोझ है वो नौजवान कंधों पर डाला हुआ है। आज तकाजे अलग हो गए, मामलात अलग हो गए। कौसर साहब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है सलमान साहब? सर ठीक ठाक, खैरियत से, आप बताइए सर। आई एम ऑलराइट, थैंक यू जी। कौसर साहब, ये क्या हो रहा है? और ये सबसे अच्छा सवाल तो ये बनेगा ये क्यों हो रहा है? मतलब पीपल्स पार्टी नून लीग तो साथ साथ थे, ये एकदम से 3 महीने में जिंदगी हालात बदल गए, सूरत हाल बदल गई, क्या हुआ सर? सलमान साहब, बुनियादी तौर पे तो आप देखें ना, दोनों जमातें अपने अपने नजरियात रखती हैं और दोनों के अपने अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स हैं। ये तो मखसूस हालात जो पाकिस्तान में कायम हो गए थे, यहाँ पे माशी हालात भी, सफारती हालात भी और बिलअमूम जो अवाम के हालात थे वो रोज बरोज अबतर होते जा रहे थे। मैं माली की हुकूमत और उसके सरबराह का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनकी मिसहैंडलिंग की वजह से पाकिस्तान बिल्कुल तन्हा हो गया था इंटरनेशनल कम्युनिटी में और माशी हालात आपसे और पाकिस्तान की अवाम से कोई पोशीदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हालात में एक इनिशिएटिव लिया गया बाय विच अदम एतमाद हुआ, उस वक्त के हुक्मरान और हुकूमत के खिलाफ हुआ, अदम एतमाद कामयाब हुआ, जिसकी सूरत में एक हुकूमत बनना थी। उस वक्त जब हमसे बहैसियत पार्टी कारकुनान के मशवरा किया गया तो हमने उसमें, मैंने ख़ास तौर पे और मुझ जैसे चंद और साहिबान ने ये मशवरा दिया अपनी पार्टी की आदत को कि आप हुकूमत साजी का हिस्सा जरूर बनिए, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हाँ, मियां नवाज शरीफ एक कदावर शख्सियत हैं, उनका ज़ाती किरदार, उनके जवाब दे वो खुद है, ना आप है ना मैं हूँ, और अवाम उनसे जवाब ले सकती है बसूरत जो एक जमहूरी तरीका है। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ होते तो मियां नवाज शरीफ के साथ इन अलायंस हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत में शरीक होना बनता था। मियां नवाज शरीफ के नंबर 2 के साथ हमारे नंबर 1 का होना, और वो भी एट अ लेसर पोजीशन। 2 इंडिपेंडेंस भी थी और इख्तियारात भी थे और मुशावरत भी उनके साथ एज एन इक्वल की जाती थी, लेकिन वो अंदरूनी बातें थी। सही। वजाहत जो ऑप्टिक्स से उसमें हमारे नंबर 1 का उनके नंबर 2 के नीचे काम करना बनता नहीं था। ठीक है। दरियासना मियां नवाज शरीफ ने जब ये चीजें ऊपर तक कन्वे हुई तो मियां नवाज शरीफ ने, आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लंदन आने की दावत दी और वहां पे उन्होंने हल्फ भी नहीं उठाया था हल्फ बर्दारी की तकरीब में। हालांकि डिसाइड हो गया था कि वजीर खारजा होंगे, लेकिन वो मुलाकात करने के लिए लंदन गए थे। एग्जैक्टली। तो वहां पे उनके वसीतर मफादात जो है वो दिखाए गए और डिस्कस किए गए और बिलाखिर ये कहा गया कि जी अगर आप हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे तो फिर चाहे हालात हुकूमत, चाहे इलेक्शन की तरफ जाएं या जिस तरफ भी जाएं, फिर उनको हम भी जाने देंगे। तो बामर मजबूरी उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी ज़ात को पीछे रख के और पाकिस्तान के हालात को आगे रखते हुए
एक फैसला लिया जो कि यकीनन कड़वा फैसला था, लेकिन वो फैसला लिया और उस वक्त की हुकूमत को बनने में अपना पूरा किरदार अदा किया। यकीनन उस हुकूमत के दौरान भी इख्तलाफात मौजूद थे। जरूरी नहीं है कि सियासी इख्तलाफात, क्योंकि एक ही हुकूमत का हिस्सा थे, इसलिए जरूरी नहीं है कि आप हर पॉलिसी के ऊपर मुत्तफिक हों या हर पॉलिसी मेकिंग के ऊपर आप मुत्तफिक हों। इख्तलाफात रहे, बिलाखिर हुकूमत खत्म हुई, आज वो अपने प्लेटफॉर्म पे हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म पे हैं। मेरा जो जाती तजर्बा और मुझ जैसे चंद लोगों का जो जाती तजर्बा था, उससे भी हम अपनी क़यादत को आगाह करते रहे कि मुस्लिम लीग की क़यादत जो है वो काबिल एतमाद नहीं है। ओके। जब ये बुरा वक्त होता है तो फिर ये अपना सब कुछ अगले को बना देते हैं, और जब वो उस बुरे वक्त से निकल आते हैं तो जो अगले के पास थोड़ा बहुत को बच जाता है वो भी सुन लेते हैं। ये तो पास्ट प्रैक्टिसेस हैं नहीं, ये तो आपने पाकिस्तान की पिछली 30 साल की सियासी तारीख के अंदर ये सब कुछ होते देखा है। कितने लोग हैं, मुझे छोड़ दें, आप देख लें, बड़े बड़े सीनियर नाम हैं, अगर उनसे आप जाके और पूछेंगे तो वो भी यही गर्दानेंगे कि जी यही कुछ उनके साथ होता रहा और दीगरान के साथ। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके साथ मुस्लिम लीग ने आज तक, या नून लीग ने आज तक वादा वफा किया हो? कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दिखा दें जो ये आके आपके चैनल पे कह दे कि जी हमारे साथ जो कमिटमेंट्स की वो पूरी हुई। कोई भी नहीं होगा। फिर आपको रिग्रेट है सर? मतलब मैं खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, मैं चाहूंगा सर आप भी जरा एक दफा सुन लें, फिर मैं आपसे यही सवाल करूंगा। खुर्शीद शाह साहब की जरा गुफ्तगू सुनाएगा जिसमें कह रहे हैं कि हमें माफ, हमने 16 महीने जो किए इत्तेहादियों के साथ हुकूमत, हमसे गलती हो गई। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं खोसा साहब। रिग्रेट है आपको? नहीं बनानी चाहिए थी हुकूमत, या हालात कुछ इस तरह के थे, बनानी पड़ गई, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए? ऐसा देखिए जी, बड़ी सादी सी बात है सलमान साहब। जो एक तो मैंने वजह आपको पहले बता दी, जो वजह उस वक्त कायम थी। दूसरी बात ये थी कि इन हालात के बगैर पाकिस्तान आगे चल नहीं सकता था। अगर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म ना किया जाता और उनको चलने दिया जाता तो मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान के अंदर उनका नाम लेवा रहता ना। जो हालात उन्होंने कायम कर दिए थे और जो हालात बतदरीज बनते जा रहे थे, लेकिन उसका उनकी रात को तो नुकसान होना था, साथ साथ पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाना था। जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक बड़े अजीब से डायलेमा में उस वक्त फंसी हुई थी, और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट के यूं समझें लेफ्ट साइड पे ही रही है, कभी राइट साइड पे नहीं आई, उनके लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा था ये। और आप वो देख रहे हैं कि वो हालात बिलतरतीब चलते जा रहे हैं, और पहले 3 महीने के अंदर ही, यानी मरकजी हुकूमत के कायम होते पहले 3-4 महीने के अंदर ही आपने देख लिया कि पंजाब में एक हुकूमत बनी, फिर दूसरी हुकूमत बनी, फिर निगरान हुकूमत आ गई, और निगरान हुकूमत आज तक मैं आपको पूरे वसूल से ये बात कह सकता हूँ कि नून लीग की ही है पंजाब में। अच्छा, लेकिन सर वो तो वजीर आला जो है उनको तो जरदारी साहब अपना बेटा कहा करते थे सर ये बेटे तब तक होते हैं जब तक इनके पास ये पोजीशंस नहीं आ जाती। जब इनके पोजीशंस इनके पास आ जाती हैं तो फिर ये उनके बेटे होते हैं जहां से इनको पोजीशंस मिलती हैं। अच्छा, जी हाँ। तो सर फिर वो ये मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर उनकी नुमाइंदगी, फिर मुश्तरका मफादात कौंसिल में वज़ीर आला सिंध साहब मुराद अली शाह साहब का भी जाना, किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं उठाना। सर एतराज़ करने के लिए आपको नहीं लगता बड़ा रेलेवेंट टाइम होना चाहिए? जब वक्त निकल जाता है फिर उस चीज़ पर अगर एतराज़ उठाया जाए तो लोग फिर उस एतराज़ को मानते नहीं है। आपका एतराज़ बजा होगा, बिल्कुल सही होगा, लेकिन टाइम शायद सही नहीं है। इट्स टू लेट। I completely agree with you. Station time saves 9. अगर ये एतराज़ात और ये मामलात उस वक्त उठाए जाते तो ये ज्यादा वैलिड समझे जाते। बाद में की हुई बातें तो फिर बाद में की हुई बातें हैं। तो अब तो ये है कि जो हालात बन गए हैं, अब ये देखें ना, मियां नवाज शरीफ जलावतन थे और खुद जलावतन थे, अदालतों की तरफ से मफरूर थे, सारे जानते हैं। फिर वही मफरूर जो थे वो बीमार भी थे, उनको डॉक्टर्स सफर की या पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं दे रहे थे। यकायक उनकी बीमारी भी दूर हो गई, यकायक उनका पाकिस्तान आना भी हो गया, और कल तक जो नैब और पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी वो अदालतों में जाके कह रहे थे कि जी हमने तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, और वही पुलिस जो इनके पीछे थी वो आज इनके आगे पीछे लगी हुई है। इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर फॉर पाकिस्तान। अच्छा सर, यहाँ पे आप इंसाफ, कानून और इन तमाम मामलात की तवक्को किस तरह से कर सकते हैं? फिर वो आइन और कानून तो शायद आप मेरे जैसे बेबस लोगों के लिए है ना जी। तो इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि डील के तहत नवाज शरीफ साहब आए। आपको भी ऐसा लगता है सर?
सर, पाकिस्तान की सियासत में मैं समझता हूँ कि एक ही सियासी जमात है जो कि हमेशा डील से पाक रही है और डील से बाहर रही है, और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और उसके लिए उसने सफर भी किया है। 70 से लेके आज तक वो सफर कर रही है। जो 2-2, 2.5 साल के इक़्तिदार मिलते रहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ, क्या ये साजिशें नहीं होती रही? क्या आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने और मखदूम यूसुफ रजा गिलानी जब वजीर आजम बने, क्या उस दौर को कंफर्टेबली चलने दिया गया? क्या उस दौर के अंदर साजिशें नहीं होती रही? क्या हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें कुव्वतें नहीं करती रही? यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तो नवाज शरीफ साहब खुद कोर्ट पहन के चले गए, डाली जाती रही। तो बहुत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो हमेशा इस धारे के अगेंस्ट स्विम करती रही है, इस धारे के साथ बहती नहीं रही। बाकी तो जितने भी आए हैं, चाहे वो खान बेनज़ीर साहिबा ने भी तो जब वापसी की थी 2007 के अंदर सर, वो भी तो डील का नतीजा थी ना, या आपको नहीं लगता कि वो डील का नतीजा नहीं थी? क्या जी? 2007 में बेनज़ीर साहिबा जब शहादत से पहले जब यहाँ पर आई थी, पाकिस्तान आई थी, उस वक्त भी तो डील की बातें हो रही थी कि वो डील के तहत आई है मुशर्रफ साहब से। नहीं जी, बातें तो बहुत कुछ होती हैं। नहीं थी, आप कंफर्म करते? नहीं थी, मैं भी करता हूँ। लेकिन अगर डील होती तो फिर वो होता जो 2007 की उनकी आमद के बाद हुआ, यानी कारसाज से लेके और फिर फाइनली लियाकत बाग पिंडी तक जो कुछ हुआ, क्या वो डील में होता है? क्या वो डील की निशानियां हैं? ये तो ऑब्वियस बात साबित हो गई ना कि डील नहीं थी। एंड शी केम टू पाकिस्तान वो पब्लिक के जोर के ऊपर, अपने जमात के जोर के ऊपर और पब्लिक की डिमांड के ऊपर। आई हैव टू मेंशन सर, मैं यहाँ पर जरूर मेंशन करूंगा क्योंकि उनको काफी ज्यादा शदीद किस्म की थ्रेट्स थी, लेकिन कारसाज में होने वाले धमाके के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे वापस नहीं जाना है, मैं यही करूंगा। देयर यू गो। तो अगर ये सारी चीजें होती तो डील फिर क्यों होती, और अगर डील थी तो फिर ये क्यों होता? तो सर फिर ये आगे का मंजरनामा नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद कैसा देख रहे हैं फिर आप? क्योंकि लग ये रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो माहौल है, जो सिचुएशन है, जो सारी चीजें हैं, वो सपोर्ट कर रही है नून लीग को। जी, बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है, बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है। लेकिन यू सी, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान में आज से 6 महीने बाद की प्रेडिक्शन तो कुछ, आप महीने बाद की कुछ, आप हफ्ते बाद की कुछ, आप तो कल का नहीं कह सकते कि कल क्या होगा। मियां नवाज शरीफ का बात देखें ना, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मियां नवाज शरीफ के 3 टेन्योर्स अगर आप देखें हुक्मरानी के, तो उन 3 टेन्योर्स के अंदर उन्होंने अच्छा किया, बुरा किया, लेकिन एक चीज उन्होंने की, और वो ये थी कि हर टेन्योर में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ और अफवाज पाकिस्तान के साथ महाजराई क्रिएट की, जिसके नतीजे में उनको घर जाना पड़ा, कभी जेल भी जाना पड़ा, जलावतन भी होना पड़ा। अब ये इमरान खान साहब ने जो उनकी गोद में बैठ के और हुकूमत में आए, उसके बाद उन्होंने जो महाजराई शुरू की, तो दरअसल तो मियां नवाज शरीफ का चैलेंज जो था वो इमरान खान ने आसान कर दिया और कैरी फॉरवर्ड किया। ये बात तो समझने वालों को समझनी चाहिए ना कि इमरान खान साहब ने किसके एजेंडा को कैरी फॉरवर्ड किया, और इस हद तक कैरी फॉरवर्ड किया कि आज जो है वो उन अफराद को या उन इदारों को अपने तहफ़्फ़ुज़ में जो है वो बरमला सामने आने पड़ने पे मजबूर हो रहे हैं, वो जो कि पहले बहुत कम देखने को मिला। और आज तो आज़ाद मीडिया है किसी हद तक, मैं कह सकता हूँ, आई एम सॉरी टू से, बट कहीं ना कहीं कदगनें ज़रूर लगती हैं, कहीं ना कहीं पाबंदियाँ ज़रूर लगती हैं, कहीं ना कहीं नाइंसाफियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन रिलेटिवली आज तो मीडिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और रिलेटिवली आज़ाद है। ये बातें कहाँ छुपती हैं? आज आप गली मोहल्ले के किसी बच्चे से जाके पूछें कि जी पंजाब में और पाकिस्तान में दरअसल किसकी हुकूमत है, आपको बता देगा किसकी हुकूमत है। आप पूछ लें कि वजीर आजम किसका आदमी है, वो बता देंगे आपको किसका आदमी है। वजीर आला किन के लोग हैं, बता देंगे कि सूबों के अंदर वजीर आला किन के लोग हैं। आज तो वो हालात 70 के और 80 के हालात नहीं रहे ना जी। किस किस चीज़ को छुपाएंगे आप? मियां नवाज शरीफ समझते हैं कि जी वहाँ, यानी यहाँ पे वो फातेह बन के आ रहे हैं और लोगों को पता नहीं कि जी इसके पीछे कार फरमा कौन है और ये हालात किस तरफ जाएंगे। ये तो फिर वो कार फरमा सोचें और मियां नवाज शरीफ सोचें। तो सर ये जब ये कोलिशन हुकूमत आप लोगों की चल रही थी, उस वक्त आप लोगों को ये तमाम चीजें प्रिडिक्ट नहीं होती? इसाक डार साहब ने एक दफा गालिबन या ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात बोली थी कि ये तो बच्चे को भी समझ आ जाता, अगर जैसे पीपल्स पार्टी आज का बात कर रही है तो क्यों उनको पहले नहीं समझ आया? जरदारी साहब और बिलावल साहब तो इस चीज पे ऑन रिकॉर्ड हैं कि जब पीटीआई को बैन करने का सोचा जा रहा था और उसकी अफवाहें जो है वो बाज़गश्त कर रही थी, तो उन्होंने सख्ती से इस चीज को कंडेम किया था कि नहीं होना चाहिए।
और आज भी वो यही कहते हैं कि तमाम को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जो मुजरिम है उसको सजा दें, अगर मुजरिम नहीं है तो बाहर आए और आके अपना किरदार अदा करे। मैं तो यही बात कई दफा कह चुका हूं, आपके इस शो में दोहरा रहा हूं। कल तक का जो पसंदीदा था वो आज अंदर है, जो कल तक अंदर था वो आज पसंदीदा है। ये तो पाकिस्तान है। तो इसके बारे में आप क्या करेंगे? मैं क्या कर सकता हूं? चले खोसा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टाइम की किल्लत है, वरना मजीद आपसे डिटेल में बात करते हैं। दोस्त हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ क्रिकेट का रोना रो लेंगे। आज मैच देखा जनाब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, हमें समझ नहीं आता कि पाकिस्तान ऐसी क्रिकेट कब खेलेगा। 389 रन बना दिए, दूसरी वाली टीम ने चेस करना शुरू कर दिया और गालिबन चेस कर सकते थे, लेकिन आखिर में ऑस्ट्रेलिया वालों ने फील्डिंग बड़ी अच्छी कर ली। वरना यकीन करें ये तारीखी चेज होता। पाकिस्तान इस क्रिकेट से उतना ही दूर ऐसा क्यों लगता है जितना आसमान जमीन से दूर है। इस पर ब्रेक पे बात करेंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट में क्या वर्ल्ड कप के बाद उखाड़ पे छाड़ होने वाली है। जनाब प्रोग्राम के आखिरी समय एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है और आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था और कल हमने पाकिस्तान का मैच देखा था। लेकिन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के दौरान जो क्रिकेट हमें देखने को मिली वो आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले क्रिकेट मैच में देखने को नहीं मिली। पाकिस्तान जिस तरह से क्रिकेट खेलते हैं, गालिबन 90s के दौर में जो क्रिकेट खेली जाती थी, 280 रन बना दिए और बेहतरीन वो टारगेट समझा जाता था उस दौर के ज़माने में। लेकिन आज जिस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जाती है, 389 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के सामने खड़ा किया। और आप ये देखिए कि अगला उसको चेस करने में उसने पूरी जान लगा दी और किसी लम्हे ऐसा नहीं लगा, किसी भी वक्त ऐसा नहीं लग रहा था कि इसको चेज नहीं किया जा सकता। ये हर पॉइंट पर चेजेबल टारगेट लग रहा था। और हम जहां गुज़िश्ता रोज 156 बॉल्स डॉट खेल गए, मतलब अगर 50 ओवर्स के मैच में हमने 26 ओवर्स रन बनाए नहीं, हमने उसको टुक टुक खेल दिया। आजकल इस तरह की क्रिकेट नहीं खेली जाती और फिर हम ख्वाब देखते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा। अहमद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। अहमद कुरैशी, कल के मैच की बात करूं और आज के मैच की बात करूं, ऐसा लग रहा है कल का मैच अलग प्लेनेट पे खेला गया और आज का मैच अलग प्लेनेट पर खेला गया। इन दोनों का कहीं मेल लगता नहीं है। दोनों वनडे क्रिकेट है, दोनों अलग तरीके से क्रिकेट खेली गई। देखें सलमान, जो इतने दिनों से हम बात कर रहे हैं इंटेंट, तो आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने बता दिया है कि इंटेंट किसे कहते हैं। और आई थिंक कि आउटस्टैंडिंग क्रिकेट हुई है आज, जिसको कहते हैं ना फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। चाहे ऑस्ट्रेलिया के एंड से देख लें या न्यूजीलैंड के एंड से देख लें, जब ऑस्ट्रेलिया ने इतना बड़ा टोटल लगाया तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि न्यूजीलैंड उसको चेस करते करते इतनी क्लोज चली जाएगी। सर मैं इससे इख्तलाफ करूंगा सर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन के बॉलर्स के चेहरे पर नजर आ रहा था कि ये टारगेट चेज हो सकता है, क्योंकि उनको पता है कि सामने जो टीम है ना वो पाकिस्तान नहीं है भाई, वो जान लगा देगी, वो 300 के लिए नहीं जाएगी, वो 400 तक कर देगी। देखें, आपकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जब इतना बड़ा टोटल ऑन द बोर्ड हो तो मेरे ख्याल में इससे पहले वर्ल्ड कप में कभी इतना बड़ा टोटल चेस भी नहीं हुआ। तो इतना बड़ा टोटल जब ऑन द बोर्ड हो तो कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ रिलैक्सेशन जरूर होती है बॉलर्स के लिए भी, और दूसरी तरफ जब इतना बड़ा टोटल ऑन द बोर्ड हो तो दूसरी तरफ एक सोर्स ऑफ टेंशन भी होती है। लेकिन वो टेंशन न्यूजीलैंड की बैटिंग में नजर नहीं आई और आई थिंक कि जो 5 रन का डिफरेंस है इतना कोई बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। बात आपकी दुरुस्त है। मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह से खेला है ना, आज फातेह टीम वही होनी चाहिए थी। मैं आखिरी ओवर में दुआ ये कर रहा था कि न्यूजीलैंड डिजर्व करती है मैच विन करना, लेकिन सर थोड़ा तकाबली जायजा कर लेते हैं। ट्रेविस हेड, आप जब आपने उनकी कारकर्दगी देखी, कमबैक किया उन्होंने, आज उन्होंने आके भाई जो उन्होंने फेटा लगाया है। हमारे पास इमाम है, उनके पास हेड है, दोनों की लेफ्ट हैंडेड है, दोनों ऊपर है। हमारा नहीं चल पाता, उनका ऐसा चल रहा है कि रुक नहीं पा रहा। इसका मैं सिंपल सा जवाब देता हूँ ना कि ट्रेविस हेड अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नेशनल टीम में है, अपने चाचू की वजह से नहीं। चले आप ही गए टीम में, खेले तो सही ना यार। आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, दुनिया भर में लीग्स खेलते हैं, तो कम से कम देखें जब आप टैलेंट और मेरिट की बेस पे आए ना
तो फिर आप जो है वो इसी तरह की क्रिकेट खेलते हैं जिस तरह से ट्रेविस हेड ने खेली। लेकिन जब आप पर्चियों पे और सिफारशी टोले को अपने साथ लगा के और जब सिलेक्शन कमेटी आपके घर की खेती हो तो फिर आपको क्या टेंशन है? आप परफॉर्म करें ना करें, कैप्टन आपका जो है वो बेस्ट फ्रेंड है, सिलेक्टर आपके चाचू हैं, तो फिर आपको किस चीज की टेंशन है? आप ना भी परफॉर्म करें तो आपको पता है कि चाचू भी खतरे में, बेस्ट फ्रेंड भी खतरे में। देखें, बेस्ट फ्रेंड तो खतरे में है, और बेस्ट फ्रेंड अगर खतरे में है तो बेस्ट फ्रेंड अपनी हरकतों की वजह से खतरे में है, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड को टोटल ओपन आज़ादी मिली हुई थी कि आप अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करें, और बेस्ट फ्रेंड ने जो टीम सेलेक्ट की उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस अब सब के सामने है। तो मतलब कि इस पे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ कि अहमद भाई, पाकिस्तान को इस तरह की क्रिकेट खेलने में कितना टाइम चाहिए? हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हम खेल ही नहीं सकते। इंटेंट तो चले छोड़ देना, इंटेंट में जाते हैं तो हम 40 ओवर में हमने इंडिया के खिलाफ मैच खेलने की कोशिश की थी, तो उसमें हमने सारे ओवर्स ही नहीं खेले इंडिया के खिलाफ, और अच्छा आगाज था, अच्छे रन रेट पर हम 7 के रन रेट से रन बना रहे थे। लेकिन हम इस तरह की क्रिकेट खेलने जाते हैं तो हम 25वें ओवर में आउट हो जाते हैं। हम इस तरह की क्रिकेट खेलने की अहलियत भी रखते हैं। देखें, जब प्लेयर्स आपके अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलेंगे ना टीम में, तो फिर इस तरह का इंटेंट आपको नजर नहीं आता। क्योंकि मैंने आपको कल भी ट्रांसमिशन में ये बात की थी कि अगर आपने ये देखना है कि प्लेयर्स टीम के लिए खेल रहे हैं या अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं, तो आप जो डॉट बॉल्स की रेशियो है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं या टीम के लिए खेल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब हम लोग अपनी ज़ात को, अपने रिकॉर्ड्स को, अपनी रैंकिंग्स को, इन सब को जब हम टीम से ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो फिर हम अच्छा, उसकी एक और मिसाल भी है। कल आपने देखा होगा वो उसामा मीर के बारे में कहा जा रहा था कि भाई खिलाने से पहले, मैच से पहले, कि उनकी तबीयत खराब है, वो अनफिट है, शायद बुखार उखार उनको है। फिर इसके अलावा फ़खर जमान के वाले से नी की इंजरी की आवाज़ आ रही थी कि भाई नी में उनकी कोई दर्द है, कोई परेशानी है। सर, वो उसामा मीर बॉलिंग करने के लिए आ गए और फ़खर जमान जो है वो फील्डिंग करने के लिए आ गए। देखें, कल यही बात हुई थी सलमान के, आपकी जो है ना सिर्फ परफॉर्मेंस, पुअर कैप्टेंसी ये नहीं एक्सपोज हुई इस वर्ल्ड कप में, जाते जाते आपकी नीयत भी एक्सपोज हो गई है कि आपके दिल में भी चोर हैं और आपके लिए इतने बुरे हालात में कि टीम का डू एंड डाई सिचुएशन है, आपके लिए अपनी यारी दोस्ती इंपॉर्टेंट है। आपने जो है वो उसामा मीर को इसलिए कह दिया कि वो बीमार है कि आपका जो मैच विनर है सो कॉल्ड नवाज, वो खेल सके। फिर नवाज साहब ने जो माशाल्लाह अर्तुगरुल वाली परफॉर्मेंस दी है क्रिकेट में, वो हम उसके बाद आप देखें तो हमने फ़खर जमान को भी, मुझे लगता है ये सब रबिश है कि फ़खर जमान को घुटने की इंजरी है, ठीक ठाक वो खेल रहे थे, कोई इमाम को बिठाना पड़ेगा ना उनको खिलाने के लिए। मुझे लगता है कि इमाम को खिलाने के लिए सारा ड्रामा किया गया। और देखें सलमान, वही बात है कि आप जब डू एंड डाई सिचुएशन में हैं और आपके कप्तान को इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि मैं इन सिंपल वर्ड्स कहूं तो इतनी गैरत अच्छा, नहीं है। मुझे क्लोजिंग करनी है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। अहमद भाई, ये बताइएगा क्या कहा जा रहा है, ये बाबर की कैप्टनसी खत्म होने जा रही है वर्ल्ड कप के बाद? ये डिसाइड कर लिया गया है? क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई फोन वोन नहीं उठा रहे चेयरमैन साहब, ऐसा है? देखें, पहली बात तो ये है कि बाबर की कैप्टनसी अगर नहीं खत्म होगी तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस चीज़ से शदीद इख्तलाफ करता हूँ। देखें जी, जो भी परफॉर्मेंस थी, जैसी भी परफॉर्मेंस थी, वो आपका कप्तान है। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी हकीकत है या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। लेकिन जिन सोर्सेज से मैंने सुना है उन सोर्सेज को मैं डिनाई नहीं कर सकता। तो अगर इस तरह की कोई बात है तो मेरे ख्याल में शर्म आनी। थैंक यू सो मच अहमद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वाकई में अफसोस की बात कारकर्दगी भी है। पाकिस्तान के जज्बात ना इस खेल के साथ होते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ टीम नहीं खेलती है, पाकिस्तानी अवाम के जज्बात इसके साथ खेल रहे होते हैं। लेकिन यकीन करें, जिस तरह से परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के अंदर, इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो कल इंशाल्लाह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।